हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का आज हम लोग 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था माय डियर, उसमें मैंने आप सभी को एक बात बता दिया था कि किस चैप्टर को हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ताकि 100 दिनों के अंदर यानी कि 30 दिसंबर के तक आपका सिलेबस पूरी तरह समाप्त हो जाए माय डियर। तो इसमें मैंने आपको बता रखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग 10 दिनों में खत्म लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जिसमें हमारे पास 4 टॉपिक बचे रह जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन माय डियर, साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन के बाद 4 टॉपिक और बच जाएंगे। वो 4 टॉपिक हमको पढ़ना है और हमारे पास लेक्चर कितने हैं माय डियर, कितने हैं? 2 लेक्चर है माय डियर। तो पूरी कोशिश रहेगी कि 2 लेक्चर में आपका वो 4 टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाए और कराया जाएगा भी माय डियर। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने बोला 15 दिनों में कंप्लीट कराऊंगा, 15 दिन में, ठीक 15 दिनों में कंप्लीट हुआ। करंट इलेक्ट्रिसिटी को 10 लेक्चर में कंप्लीट करना था, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 10 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी 10 दिनों में ख़त्म होने वाला है। फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वो 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से करते हुए हम 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। और आप सभी को पता ही होगा, एक मैसेज मैं आप सभी को पहले छोड़ चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास हर रोज़ शाम को 7 बजे आने वाला है माय डियर, हर रोज़ शाम को 7 बजे। इसके लिए मैं कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करके स्पेशल वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। जो लगातार वीडियो देख रहे हैं माय डियर, आप सभी को ये बातें पता चल जाएंगी, और आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों तक पहुँच जाए बातें, मैक्सिमम बच्चों तक ये बातें पहुँच जाए कि 20 अक्टूबर से यानी मंगलवार के दिन से शाम को 7 बजे एक वीडियो अपलोड होगा। 15 से 20 मिनट के आसपास का एक वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरुआत करने वाले हैं। कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से माय डियर शुरू करेंगे। खैर, उसकी बात मंगलवार से करेंगे हम लोग। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। वो है, क्या पढ़ना है आज हमें? साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ना है माय डियर। साइक्लोट्रॉन भी एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक के साथ मैं आपको बताता हूं। हर टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूं। तो जो बच्चे लगातार 100 दिन बने रहे माय डियर 30 दिसंबर तक, 80 प्लस नहीं माय डियर, 90 प्लस मार्क्स उनका आएगा ही आएगा माय डियर। बस अगर वो नोट्स बनाते हैं, बोर्ड पे मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसे नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, आपका 90 से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आएगा माय डियर। चलिए चलते हैं साइक्लोट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है जानते हैं ज़रा। मैंने बोला कि वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 10-15 सालों में अगर देखा जाए तो ये क्या 2 बार मुश्किल से ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आया है। मान लीजिए एक ही बार क्वेश्चन आया, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस कम ही है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं माय डियर। चलिए साइक्लोट्रॉन का थोड़ा फिगर बना लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखेंगे ज़रा क्या है इसका फोटो। अगर 3D में बनाना चाहे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल फोटो बनाते हैं माय डियर, सिंपल फोटो, एकदम सिंपल फोटो ड्रॉ करेंगे। और आपको एग्जाम में भी सिंपल फोटो ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत है। आपको कहीं से भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाना है। एक डी, ये रहा सीधा डी, ये है उल्टा डी। 2 डी बन गए, ये सीधा डी बन गया, ये उल्टा डी। ABCD में हम लोग डी पढ़ते हैं। ये डी हमारा सीधा डी है और ये उल्टा डी है। बिल्कुल सर, इन दोनों डी के बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं? एक सोर्स कनेक्ट करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है माय डियर। ठीक है, फोटो आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, फिर हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन आपको अभी थोड़ी देर में करेंगे। बस आप फोटो पहले बनाइए, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला टॉपिक होता है ना मैडम, उसमें फिगर काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाना है। और एकदम सिंपल फिगर मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम सिंपल,
ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये रहा हमारा टारगेट। ये क्या है सर? हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगभग 1,00,000 वोल्ट होती है। इनको क्या बोलते हैं? डीज। ठीक, ये एस है। एस का मतलब क्या है? बोला सोर्स है सर, स्रोत है जहां से चार्ज चलना शुरू करेगा। ठीक है माय डियर, बहुत सिंपल फोटो मैंने आपके लिए साइक्लोट्रॉन का ड्रॉ कर दिया है। अपनी कॉपी में पहले साइक्लोट्रॉन का फोटो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बारे में बहुत शानदार इसका जो है आपका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। मैं हट जाता हूं ताकि आप आराम से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके साइक्लोट्रॉन का फिगर ड्रॉ कर लीजिए माय डियर। साइक्लोट्रॉन का फोटो बना लीजिए, चाहे तो आपकी मर्जी है, इस डीज का आप नाम भी दे सकते हैं। बोला सर ये D1 ले लीजिए, इसको D2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसका नाम दे दीजिए। ये क्या है? ये है सर डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जिसे डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टर। और एस अलग से लिख दिया, सोर्स है, स्रोत है। हिंदी मीडियम के बच्चे सोचेंगे कि भाई सर ने केवल इंग्लिश लिख दिया, ये हिंदी में कैसे लिखें? बोला माय डियर, ये जो डीज बना है इसका डीज का हिंदी डीज ही है, उसमें कुछ करना नहीं है। ये एस का मतलब सोर्स है, स्रोत है, बता ही दिया आपको। टारगेट का हिंदी आप लोग समझ सकते हैं, जहां पे आपको कोई चीज ले करके जाना है वो हमारा टारगेट है। ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब जो किसी को क्या कर दे, किसी को विक्षेप कर दे, विक्षेपित प्लेट आप इसको मान सकते हैं, विक्षेपित प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट का मतलब विक्षेपित प्लेट, जो क्या कर दे, किसी को अपने रास्ते से उसके रास्ते से हटा दे, उसका काम ये है। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट का अर्थ। और ये ऊपर में लिखा हुआ है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या है सर? वोल्टेज है। बोला कैसा वोल्टेज है? बोला सर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, AC वोल्टेज है। आ रहा है बात समझ में? ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी? लगभग 1,00,000 वोल्ट होती है। ठीक है माय डियर, बोलिए ओके। चलिए आ जाइए, अब जरा फोटो आप सभी ने ड्रॉ कर लिया है। अब जरा हम समझते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। समझिए, ये साइक्लोट्रॉन पहली बात एक डिवाइस है, सभी को पता है डिवाइस है, लेकिन काम क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए दो बातें हैं कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है और ये साइक्लोट्रॉन काम करता कैसे है। दो बातें किसी भी डिवाइस के बारे में माय डियर, किसी भी डिवाइस के बारे में, कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र से हमको ये जानना होता है कि इस यंत्र से हम क्या करने वाले हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे और उपयोग का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीका को अपनाएंगे इसको बताने के लिए, करने के लिए। यानी कि ये मशीन क्या बताने वाला है और कैसे बताने वाला है, ये हमें जानना है माय डियर। तो बिल्कुल अब चलते हैं हम अपने साइक्लोट्रॉन की ओर, बताते हैं कि इसका काम क्या है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन आपका क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब क्या हो गया? जिसे आप विद्युत यंत्र कह सकते हैं हिंदी में। यानी विद्युत यंत्र का मतलब क्या हुआ? जिसमें विद्युत का काम होता हो, करंट का यूज होता हो, उसको हम लोग आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। बोला ठीक है सर, ये तो बहुत आसान बात आप बता दिए कि भाई इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, विद्युत का यूज कर रहे हैं, उसे विद्युत यंत्र बोलेंगे। बोला ठीक है। तो बोला करते क्या हैं ऐसे? अब करते क्या हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं कि क्या है कि बहुत ऐसी जगह हैं, चाहे हमारा मेडिकल फील्ड हो या आप चाहे साइंटिफिक फील्ड हो, जहां पे रिसर्च वगैरह होते हैं, वहां पे मेडिकल वाले फील्ड में और रिसर्च वाले फील्ड में
उन दोनों ही जगहों पे ऐसा बहुत जगह केस मिलता है जहां पे हमको हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है माय डियर। ये बात को समझेंगे, बहुत ऐसी जगहें हैं जहां हमें एक ऐसे चार्ज की जरूरत पड़ती है जिस चार्ज की वेलोसिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। आ रहा है बात समझ में? आप सभी को पता है अगर किसी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को मारते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और धीरे से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसका इफेक्ट कम होगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि हमें कई जगहों पे, चाहे मेडिकल फील्ड हो या चाहे साइंटिफिक फील्ड हो, दोनों ही जगहों पे कई जगह क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। पर कैसे चार्ज पार्टिकल्स की, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और किसी भी चार्ज की या किसी भी बॉडी की, सिंपल मानिए, किसी भी बॉडी की अगर स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यही है माय डियर कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है हाफ mv² होता है, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी माय डियर। तो हमें कई जगह ऐसा ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे क्या हो कि बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता है। बोला हाई काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो बोला न्यूट्रल कंडीशन में तो इतनी वेलोसिटी होती नहीं है। कंडक्टर में आप देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितनी होती है, आप 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स होती है, लगभग वैल्यू होती है, वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये कितनी स्लो स्पीड है माय डियर। लेकिन हमें क्या चाहिए चार्ज पार्टिकल की, बहुत हाई स्पीड चाहिए। बोला अगर ऐसा करना है, ये स्पीड को बढ़ाना है, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा माय डियर। अगर बोलिए आप सिंपल क्या जानते हैं सर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बोलता है लॉज ऑफ मोशन में कि सर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। बोला कब तक चलती रहेगी, जब तक सर एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर नहीं लगाते हैं। और वो भी फोर्स कैसा, बोला सर अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे आप लगाते हैं तो उस बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है माय डियर। ये न्यूटन बोलते हैं अपने फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में, इसे लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, बोला सर यहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो चार्ज पार्टिकल बहुत स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को बहुत हाई एनर्जी लेवल तक लेके जानी है, यानी उनकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। बोला बढ़ाएंगे कैसे सर, बढ़ाने के लिए ही तो आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी चीज़ के पोजीशन में बदलाव करनी है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको फोर्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर। बोला सर बिल्कुल सर, फोर्स ही तो लगाना है हमें। इसका मतलब ये हो गया सर, इस साइक्लोट्रॉन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए। बोला हाई वेलोसिटी तक कैसे पहुंचाएंगे, बोला सर उसके ऊपर फोर्स लगाइए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बोला फोर्स कैसे लगाएंगे, यही मैकेनिज्म हम लोग इसमें थोड़ी देर में समझेंगे, कैसे फोर्स लगेगा और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर फोर्स की वैल्यू हो, स्पीड कितनी हो गई तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसे उस मशीन से बाहर निकालेंगे और जहां जरूरत होगी कि उस चार्ज पार्टिकल को हम जहां लेकर के जाएं वहां लेकर के चले जाएंगे माय डियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जिसके वजह से जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को, अब कौन से चार्ज पार्टिकल को थोड़ी देर में वो भी बताता हूं, चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी तक पहुंचाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में इसका यूज करते हैं। तो चलिए इस बात को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस फिगर को हम थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि साइक्लोट्रॉन आपका जो होता है माय डियर वो क्या करता है, उसका यूज क्या है, मैंने बता दिया यूज आपको। लेकिन ये जो वर्किंग है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे करता है वो मैंने अभी नहीं बताया। तो पहले हम इसका बाकी चीजें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके वर्किंग को समझ के वो भी लिख लेंगे माय डियर। चलिए यहाँ आ जाइए बोर्ड पे, आप सभी लोग आ जाइए। चलिए लिखेंगे सबसे पहले इट इज एन
इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to accelerate the charged particle up to, बोला कहाँ तक सर, बहुत हाई स्पीड हो, अप टू वेरी हाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या यहाँ बोल सकते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बहुत हाई वेलोसिटी तक या बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी तक उसे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं माय डियर, एक्सेलरेट करते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है। फटाफट इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे, मैं हट जा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट कर लें, फिर मैं हिंदी में भी इसे लिखता हूँ। ठीक है माय डियर, चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। आप वीडियो पॉज करके जरूर नोट्स बनाइए। अभी तक 50 से ऊपर वीडियो हो गए हैं माय डियर लगभग। अगर आप 11th वाली वीडियोज को ले लें तो हर वीडियो में मैं बोलता हूं एक ही बात कि सर क्या कीजिए माय डियर, आप नोट्स जरूर बनाइए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हिंदी में लिख लेंगे, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से आवेशित कण को बहुत अधिक वेग अथवा गतिज ऊर्जा तक पहुंचाया जाता है। लिख लीजिए माय डियर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, लिख लेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से हम आवेशित कण को बहुत अधिक वेग अथवा गतिज ऊर्जा तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। मैं हट गया हूं, आप आराम से नोट कर लेंगे माय डियर। ओके, अब लिखेंगे यहां पे एक नोट। ये नोट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम आ सकता है। नोट लिखेंगे, चाहे 8 मिटा दीजिए, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर डज नॉट accelerated through the साइक्लोट्रॉन। ये हिंदी मीडियम के बच्चे ऊपर लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। ये नोट में हिंदी में जो हिंदी में नोट लिख देता हूं, इंग्लिश में नोट जो लिखा है उसको हिंदी में लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये नोट लिख लेंगे माय डियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से दिया रहेगा आपको 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना होगा कि किस पार्टिकल को
हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन के थ्रू। विच पार्टिकल आर डज नॉट एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो बोला 4 ऑप्शन अगर हमारे पास हैं और उन चारों में से कहीं किसी एक ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन है तो हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर उसे टिक कर देंगे माय डियर। और नॉर्मली आपके ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने इसका डेफिनेशन में आपको लिखा दिया कि हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं इसकी हेल्प से माय डियर। तो बोला चार्ज यानी ऐसा कोई पार्टिकल जिसके पास चार्ज हो, तो ये सारे के सारे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आती है कि सर न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है। तो जब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है ही नहीं तो उसको तो एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में न्यूट्रॉन दे दे तो सारे बच्चे न्यूट्रॉन आसानी से टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। ऑप्शन क्या देगा? बोला सर इलेक्ट्रॉन देगा। ऑप्शन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बच्चे जानेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा साइक्लोट्रॉन है ऐसी डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। बिल्कुल करती हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन जैसे टिक करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बोला सर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं? तो बोला बहुत छोटी सी बात है, और छोटी सी बात यह है कि इसका मास ही बहुत छोटा है, और किसी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जिसके पास मास बहुत कम हो करना साइक्लोट्रॉन से थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। बोला क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कारण लिखना है अपनी कॉपी में तो लिख सकते हैं ड्यू टू वेरी लेस मास। ड्यू टू वेरी लेस मास, यहां पे हिंदी में लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे तो आप हिंदी में यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। वह इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान बहुत कम होने की वजह से इसको हम लोग एक्सेलरेट नहीं करते हैं, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है तो उसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है माय डियर, मैं हट गया हूं, ये बातें भी आप नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट बात था जो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब फटाफट से चलते हैं किसकी तरफ, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं जल्दी से। साइक्लोट्रॉन के मैकेनिज्म को थोड़ी देर में आप समझ लेते हैं। चलिए देखेंगे क्या है माय डियर। देखिए अब आप इतना बात समझ चुके हैं कि सर साइक्लोट्रॉन से हम एक चार्ज पार्टिकल है उसको क्या करना है, बहुत हाई वेलोसिटी देनी है। बोला सर ये कैसे दें, अब जरा समझते हैं, जरा देखेंगे क्या है। बोला सर ये 2 डी के आकार का जो बना हुआ है D1 एंड D2, इसको हम लोग डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। और इन दोनों डीज के बीच में ये हल्का सा गैप होता है, बहुत पतला लाइनिंग गैप होता है। फोटो में हम लोग बहुत जरूर दिखा देते हैं, पर बहुत माइनर गैप होता है। और इस गैप में होता है कौन? बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अपने नोट्स में बनाएंगे, ये फोटो में आप लिखेंगे। इस गैप में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो डी बना हुआ है इस डी के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड बी, चुंबकीय क्षेत्र। इस गैप में होता है विद्युत क्षेत्र और दोनों डीज में होता है चुंबकीय क्षेत्र। यहां गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है माय डियर। बोला अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो लॉरेंज फोर्स पढ़ चुके हैं। लॉरेंज ने सर बता दिया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बोला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा और मूव करेगा तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? F = Q × E लगाता है। ये भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं। और मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाता है तो F = QVB sin थीटा, वो आपने लॉरेंज फोर्स बता दिया, उन्होंने लगा दिया। तो बोला बिल्कुल सर, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है डीज में और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो अब जरा समझते हैं कि वेलोसिटी जो है चार्ज की बढ़ कैसे जाएगी। यही हमें जानना है कि आखिर वेलोसिटी हम कैसे बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, इस गैप में सोर्स है। भाई चार्ज कहीं से निकलेगा ना, कहीं से आएगा, कहीं से आप भेजेंगे तभी तो बोला ये सोर्स है, जो गैप है S
ये S हमारा सोर्स है, इसी से चार्ज पार्टिकल निकलता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलेगा वैसे इस गैप में कौन प्रेजेंट है, बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर तुरंत ही फोर्स अप्लाई करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा चार्ज के ऊपर, और चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है, F इक्वल टू Q इंटू ई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, F इक्वल टू Q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, वहां पे यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू Q इंटू ई। एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है माय डियर, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, बोला सर लीनियर मोशन देने की कोशिश करेगा, रैखिक गति देने की कोशिश करेगा। अगर क्या करे, एक चार्ज आप पढ़ चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, एक लाइन के अलोंग लगता है माय डियर। बोला बिल्कुल सर, ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ S, वो S जो चार्ज पार्टिकल है आपका, जैसे वहां से निकलेगा यहाँ से, वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाएगा तो तुरंत क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होता है, आप पढ़ चुके हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स लगा एक्सेलरेट कर गया बॉडी, और एक्सेलरेट जैसे करेगा, त्वरित जैसे होगा, त्वरित के बाद मान लीजिए इस डीज के अंदर, इस D2 में आया, मान लीजिए कि पहले कहां चला गया, इस D2 में गया। जैसे इस D2 में जाएगा तो इस D2 के अंदर, इस डीज में, जो डीज प्रेजेंट है माय डियर D1 और D2, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दिमाग में बैठाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, सिर्फ और सिर्फ गैप में, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, सिर्फ डीज के अंदर है माय डियर। तो बोला जैसे ये एक्सेलरेट होकर के इस डीज में पहुंचेगा, इस डीज में पहुंचेगा, तो बोला सर वहां पे एक्सेलरेशन करने के लिए फोर्स अवेलेबल है ही नहीं सर, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट किया उसको, बोला जैसे डीज में पहुंचा तो फिर एक्सेलरेशन वाली फोर्स खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बोला कौन है फिर, बोला मैग्नेटिक फील्ड है माय डियर। और मैग्नेटिक फील्ड आपको लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, शानदार कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं, कि अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जरूर देखिए माय डियर। लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, मोशन करना चाहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स लगने की वजह से जो उसका पथ है वो सर्कुलर पथ बन जाता है, सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, यानी कि जो लॉरेंज फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स लग करके क्या होगा, सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। बोला सर या ये जो गैप है, गैप लीनियर मोशन दे रहा है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इस डीज में पहुंच रहा है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगा करके उसको सर्कुलर मोशन में देना शुरू कर दे रहा है। तो बताइए माय डियर, ये मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा है कि सर्कुलर मोशन हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि लीनियर मोशन हो। बोला सर ऐसा कब होगा, बोला बिल्कुल होगा, लेकिन कैसे होगा देखेंगे कि यहां से जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर इधर गया, यहां पे डीज पे, इस डीज में, इस वाले डीज में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसने क्या कर दिया, इसको मोड़ के सर्कुलर मोशन कर दिया। अब सर्कुलर मोशन करके जैसे गैप में आएगा, वैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करके आगे बढ़ाएगा। जैसे आगे बढ़ाएगा फिर इस डीज में पहुंचेगा, जैसे इस डीज में पहुंचेगा तुरंत क्या करेगा, फिर से इस सर्कुलर मोशन में मोड़ देगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड कर देगा चार्ज को, यानी कि ऐसे आ जाएगा। फिर जैसे यहां पहुंचेगा फिर ये गैप आएगा, और गैप में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, सर्कुलर मोशन वो देगा नहीं। बोला कौन देगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर एक्सेलरेट कर देगा। बोला एक्सेलरेट कर दिया, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये जो मोशन है वो ना सर्कुलर मोशन रहा और ना ही लीनियर मोशन रहा। ये कौन सा मोशन हो गया माय डियर, ये हो गया स्पाइरल मोशन, मकड़ी के जाल, जैसे आप मकड़ी का जाल देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, ये स्पाइरल मोशन शुरू हो जाता है माय डियर। ये स्पाइरल मोशन क्यों हुआ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सिर्फ सर्कुलर मोशन होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सिर्फ लीनियर मोशन होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया और मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सर्कुलर मोशन देने की कोशिश की, इसीलिए जो इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो स्पाइरल मोशन, मकड़ी के जाल के जैसा ऐसे मोशन बढ़ता चला गया, यानी रेडियस की वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई। आपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुका है
कि रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ जाएगी। एक कल वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, रेडियस r = mv/qb माय डियर। वेलोसिटी बढ़ाइए, बढ़ा जैसे वैसे रेडियस बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ रहा है, बोला कौन बढ़ा रहा है माय डियर? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? चार्ज को एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन जैसे देगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ते ही रेडियस बढ़ जाएगी। तो रेडियस बढ़ने का मतलब, अगर पहले इस सर्कुलर मोशन में जाना चाहता था तो अब बढ़ के बड़ा वाला सर्कुलर मोशन हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी उसकी। बिल्कुल यही हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन देना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करना चाह रहा है। और दोनों मिलकर के फाइनली क्या कर रहे हैं? इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और बढ़ते 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 अगर एक हाई वेलोसिटी मिल जाए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड 100 मीटर पर सेकंड आ जाए। अगर इतना स्पीड हो गया तो हमारे लिए सफिशियंट है। तो हम क्या करेंगे? इस डिफ्लेक्टर प्लेट की वजह से, जो डिफ्लेक्टर क्या कर देगा? उस चार्ज पार्टिकल के रास्ते को चेंज कर देगा। जैसे यहां से हम चाहेंगे कि हमारी स्पीड उतनी हो गई है, हम डिफ्लेक्टर प्लेट की वजह से मदद से उसको बाहर निकाल लेंगे, इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेंगे। और जहां पे उसे हमें लेकर के जाना होगा, ये हमारा टारगेट है। टारगेट का मतलब वो हुआ कि यहां पे हम अपना चार्ज आकर के टकराना चाहते हैं, बम्बार्डिंग करवाना चाहते हैं। यहां लेकर के हम चार्ज चले जाएंगे माय डियर। ये है इस कंसेप्ट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। और इस साइक्लोट्रॉन में की वर्किंग प्रिंसिपल में एक बात और आपको जाननी चाहिए थी, क्या? कि जो डीज होता है वो वैक्यूम होता है। दोनों जो डी बना हुआ है वो डीज के अंदर क्या है? वैक्यूम है, एयर प्रेजेंट नहीं है। बोला क्यों नहीं प्रेजेंट है सर? एयर तो प्रेजेंट होना चाहिए। बोला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, और एयर में तो एयर के पार्टिकल्स होंगे, और एयर के पार्टिकल के साथ चार्ज क्या करेगा माय डियर? कोलाइड करेगा और टकराएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी लॉसेस होती है जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो बोला सर एयर पार्टिकल है तो उसके साथ कोलाइड कर सकता है, और कोलाइड करेगा तो उसकी एनर्जी लॉसेस हो सकती है। तो हम तो नहीं चाहते हैं एनर्जी लॉस हो, हम तो एनर्जी उसकी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग दोनों डिस्क को क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करते हैं, निर्वात बना करके रखा जाता है। ये था कॉन्सेप्ट माय डियर, किसका? आपके साइक्लोट्रॉन का। तो जो कहानी हमने इतनी देर में समझी, फटाफट से उसे नोट भी कर लेते हैं। चलिए, माय डियर, अगर किसी को ना कुछ अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो व्हाट्सएप भी किया करो या माय डियर। 8010475696 8010475696 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम्स, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, आप आसानी से पूछ सकते हैं। जैसे आप मुझे समय मिलेगा वैसे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा माय डियर। ठीक है, चलिए लिख लेंगे इसके बारे में, इस साइक्लोट्रॉन के बारे में लिख लीजिए। पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, जल्दी से 2-4 लाइन कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इट हैज, जितना समझना था हमने समझ लिया। 2 डीज D1 एंड D2। इसमें कितने डीज होते हैं? बोला D1 एंड D2, 2 डीज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे The D's are, the D's, अच्छा है ऐसे लिखो, the vacuum is created inside the D's। हिंदी में लिख लेंगे, इसमें 2 डीज होते हैं। डीज के अंदर निर्वात होता है। बस एकदम शॉर्टकट में चीज़ों को हम लोग लिख देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों डीज को आपने क्या कर दिया है? वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है। लिख लेंगे दी डीज आर कनेक्टेड with high frequency
अल्टरनेटिंग वोल्टेज डीज को उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। डीज को उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। द डीज आर कनेक्टेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर माय डियर फोटो आप समझ लिए ना तो ये लिखने की जरूरत है भी नहीं, आपके पास इतना दिमाग है माय डियर, फोटो समझिए, लिख दीजिए फोटो के बारे में, बस बात खत्म। फिर वर्किंग हम लोग लिख लेंगे। फटाफट नोट कीजिए, समय कम है, मैं हट गया हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा भी रहा हूँ माय डियर से। जल्दी से जल्दी इसकी कहानी लिखनी है हमें, क्योंकि पूरी तरह से लैंग्वेज है ये। और इसमें लास्ट लाइन लिख लीजिए, ये दी चार्ज्ड पार्टिकल आर इंटर्ड in D's through सोर्स S। स्रोत S से आवेशित कण डीज में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और ये वैक्यूम, ये लिख लीजिए, चाहे हटाइए, छोड़िए उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसको, मैकेनिज्म में वर्किंग में लिख लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, लिख लीजिए। स्रोत S से आवेशित कण डीज में प्रवेश करते हैं, कई बार समझा दिया। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसे, समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं माय डियर, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी हो जाती है माय डियर, मेरे लिए अपलोडिंग में थोड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, अब लिखेंगे वर्किंग में, इसके लिख लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में लिख लीजिए इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है ये आपको देखना है। इट वर्क्स ऑन दी, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दी वर्क, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल दैट दी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन। बोला किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो कल वाले लेक्चर में सर माय डियर पढ़ा चुका हूं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं माय डियर, किस पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ पे डिपेंड नहीं करती है, क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, एंड दी वेलोसिटी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, फटाफट से नोट कीजिए, मैं इसे बता भी दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। दी इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, उस समय ना ही सर्कुलर पथ के रेडियस पर डिपेंड करता है और ना ही उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये कल लेक्चर में हमने समझा दिया कि अगर आप सर्कुलर मोशन करते हैं और सर्कुलर मोशन में आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, तो स्पीड बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दूर कवर करना पड़ेगा, तो टाइम आपको उतना ही लगने वाला है। तो टाइम पीरियड हमारा डिपेंड ही नहीं करेगा कि रेडियस कितना बड़ा है, रेडियस छोटा है कि रेडियस बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड हमको उतना ही लगने वाला है सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे इंग्लिश में, फिर हिंदी में लिख रहा हूँ।
देखिए माय डियर, इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि ना सर्कुलर मोशन है ना आपका लीनियर मोशन है, स्पाइरल मोशन है, लेकिन हम लोग स्पाइरल मोशन के लिए कोई केस पढ़ते नहीं है, इसलिए नॉर्मली हम लोग इसे सर्कल मान करके चलेंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, पथ की त्रिज्या, तथा आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह सिद्धांत क्या है कि भाई आवर्तकाल जो होता है वो पथ की त्रिज्या पर निर्भर करेगी और ना ही उसके वेग पे निर्भर करती है माय डियर। ये प्रिंसिपल है। इसका मतलब बाकी की कहानी हम कल पढ़ चुके हैं कि अगर सर्कुलर मोशन करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने अभी बोला है स्पाइरल मोशन, हम लोग मान के चलेंगे सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन है तो इसको सर्कुलर मोशन, इसको वृत्तीय गति कौन दे रहा था माय डियर? बोला सर चुंबकीय बल लग रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। तो हमने कल देख लिया था कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगा सर वो QVB होगा, इतना मैक्सिमम फोर्स होता है। और कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति करती है कोई भी पार्टिकल, तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r होती है। तो ये भी सेंटर की ओर लगता है और ये भी सेंटर की ओर लगता है। मिटा रहा हूं, लिख लिए होंगे आप लोग। बोला दोनों को इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वल। Fm=FC। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, वहां पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा माय डियर QVB, ये रहा mv²/r, यहाँ से v से v कट जाएगा, r की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। क्या मिल जाने वाली है माय डियर? mv/qb। ये हमको दिखा भी दिया कि जो रेडियस है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाइएगा रेडियस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी जैसे बढ़ेगा रेडियस बढ़ जाएगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा रेडियस बढ़ जाएगा, और फाइनली स्पाइरल मोशन हो जाता है। ये लिख लेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला भी लिख लीजिए माय डियर। हिंदी में लिखने के बाद मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दिया आर का। ठीक है, अब सर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमने कल बताया था कि टाइम पीरियड एक चक्कर में लगा समय, बोला एक चक्कर में कितना दूरी कवर करे? बोला 2πr, और किस स्पीड के साथ? बोला v स्पीड के साथ। ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, आवर्तकाल। तो बोला सर r/v यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा माय डियर हमें? ये 2π वहीं रहेगा, v नीचे आ जाएगा, ये v यहाँ जाएगा तो m/qb। तो r/v की जगह पे हम लिखेंगे m/qb। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb कल भी पढ़ा रखा है, लास्ट वाले लेक्चर में भी ये सारी बातें हैं, सेम टू सेम आपको साइक्लोट्रॉन में भी लिख देनी है। ठीक है, समय कम है माय डियर, मैं मिटा रहा हूं, फटाफट लिखिए। ठीक है, मेन था इसका कॉन्सेप्ट माय डियर, वो कॉन्सेप्ट हमने बहुत समय दिया आपके लिए और आपको बहुत शानदार तरीके से समझा दिया है। जस्ट लिखने की कहानी है, तो मैं रोज बोलता हूँ लिखने का काम आप थोड़ा सा जल्दी किया कीजिए। ये रहा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सर 1/t होता है। t की वैल्यू कितनी आई है? t की वैल्यू 2πm/qb आई है माय डियर। तो इसको पलट देंगे तो क्या मिलेगा सर? qb/2πm। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया है क्या? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है? बोला आवृत्ति होता है। साइक्लोट्रॉन का साइक्लोट्रॉन होगा, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति की वैल्यू कितनी होती है? QB/2πm। B चुंबकीय क्षेत्र है, Q आवेश है, B मैग्नेटिक फील्ड, Q चार्ज, M मास ऑफ द चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली यहाँ होगा नहीं, प्रोटॉन होगा या अल्फा पार्टिकल होगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास लेंगे या प्रोटॉन का मास लेंगे। यहाँ पाई 2π ये है कांस्टेंट है, बात ही खत्म हो गया। ये जरा देखेंगे, ये कहानी हो गई इसकी।
अब जरा समझते हैं क्या। अब इसमें हमको लिखना है माय डियर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि सर इस साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, वेग बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो आखिर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी ला सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे लाएंगे देख लेते हैं फटाफट से। ये मिटा दूं? बोला ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए कि सर काइनेटिक एनर्जी यहां पे ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं, सबको पता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? बोला सर यहाँ लास्ट में होगी, लास्ट में होगी यहाँ। ये अगर रेडियस हो लास्ट वाला आर, तो इस आर वाले रेडियस पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बोला मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? लास्ट वाला जो हमारा सर्कल बन रहा है वहां पे होने वाला है। ठीक है माय डियर। तो अभी हम आप सभी को आपने बताया कि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो बोला अगर इसको वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैक्सिमम करना है तो आपको वेलोसिटी को क्या करना होगा? सर वेग को भी करना होगा मैक्सिमम। ठीक है। और अभी आप सभी के लिए मैंने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, रेडियस r = mv/qb ये लिखा था। तो यहां से अगर आप मान लीजिए ये r0 मान लीजिए, r0 रेडियस मान लेते हैं। कब? जब वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, सेम फॉर्मूला है हमारा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है, कब होगी? जब लास्ट वाले पे होगी तब। और तो लास्ट वाला का रेडियस कितना है? बोला r0। इसको r0 से मान लेते हैं, छोटा r0 से, कोई दिक्कत नहीं है। बोला r0, तो बोला यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बोला क्यू भी जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा और m आकर के डिवाइड कर जाएगा, तो QB r0/m। ये रहा सर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? जब रेडियस हमारा लास्ट तक पहुंच जाएगा, पेरीफेरी के एंड पे पहुंच जाएगा। इसके पेरीफेरी पे पहुंच जाएगा तो उसका रेडियस कितना ले लिया? बोला सर r0 ले लिया। r0 क्या है? मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस। ठीक है। और ये भी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। बोला सर ये उठा करके यहां रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगा सर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम आपको चाहिए था तो सर क्या करते? हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। तो जब इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, जब आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सर q का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, r0 का स्क्वायर होगा, और नीचे में m है तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा माय डियर। बिल्कुल, ये ऊपर वाला लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला माय डियर, हट गया हूं, आप ऊपर वाला लिख लीजिएगा। बोला ठीक है सर, ये m का स्क्वायर हो गया नीचे में और ये m ऊपर में था, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। और हमें जो फाइनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी साइक्लोट्रॉन में निकालनी थी कि भाई साइक्लोट्रॉन से हम करते क्या हैं? किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी तक लेके जाते हैं। हाई वेलोसिटी तक लेके जाने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करते हैं। तो कि उस आखिर हम एक साइक्लोट्रॉन के हेल्प से किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी वो हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। क्या आ गया माय डियर? ये देखेंगे m से m कट चुका है, तो ये डिवाइड करवा दीजिए, सब कुछ बैलेंस सेव कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। q² b² r0² ऊपर में, q² b² r0² ऊपर में, m से m कैंसिल हो गया, एक ये m नीचे में है और 2 भी नीचे में है, तो अपॉन में 2m। ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके सामने आ चुका है माय डियर। फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से